हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन बढ़िया चल रही होगी। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 का नाम है द सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस। तो हम इस वीडियो में डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं इस यूनिट 1 को। और आप लोग यूनिट 1 को इस वीडियो से देखते हो तो आपका 90 टू 100% सब्जेक्ट खत्म हो जाता है यूनिट 1 से। यूनिट 1 में एक एक टॉपिक कवर करेंगे हम इसमें, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं टॉपिक हमारे सारे लिख रखे हैं इसमें। तो एक ही टॉपिक, हमने कोई टॉपिक नहीं छोड़ा है। तो आप यहाँ से पढ़ते हो तो आपके सारे क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, ठीक है। तो आप अगर 1-1.5 घंटे लगातार डेडिकेशन के साथ दे सकते हो तो आपका पूरा यूनिट आपको कैप्चर हो जाएगा। और अगर आप लोग नोट चाहिए तो आप लोग नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ अपने बारे में। मेरा नाम कृष्णकांत अवस्थी है एंड आई एम करंटली वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट एट EXL सर्विसेज नोएडा एंड आई हैव 1 ईयर एक्सपीरियंस। और मैं आपके आयुष सर के साथ मैं आप लोगों को हेल्प करने वाला हूँ सब्जेक्ट्स में, जैसे आपको मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ाने वाला हूँ इस वीडियो में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन क्योंकि माइंड फ्रेश के लिए। और हम इस तरीके से इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे कि आपको थोड़ा इंटरेक्शन हो। हम हमारी पढ़ाई बस नहीं करेंगे, हम थोड़े रियल टाइम एग्जांपल भी लेंगे इसमें और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग करेंगे, आप लोगों को अच्छा समझ में आए। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से कवर करने वाले हैं हर टॉपिक। तो इस वीडियो में इस पूरे यूनिट में कवर करने वाले हैं सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की प्रोसेस एंड कैरेक्टरिस्टिक, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स के मॉडल लाइक लीनियर, सिक्वेंशियल, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग, RAD एवोल्यूशन मॉडल एंड इंक्रीमेंटल, स्पाइरल एंड कंपोनेंट ऑफ असेंबली, RUP। ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हमने सारे 1 बाय 1 लिख रखे हैं, ठीक है। और हमारा फॉर्मेट क्या होने वाला है इसमें, फॉर्मेट हर टॉपिक के लिए रहेगा। पहले डेफिनेशन, हम डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसका पर्पस क्या है वो पढ़ेंगे, वर्किंग एंड कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसके डायग्राम्स, अगर इंपोर्टेंट डायग्राम है तो हम डायग्राम करेंगे, क्योंकि आप एग्जाम में उससे ज्यादा लिखोगे ना, जिस तरीके से प्रेजेंट करोगे आंसर को, आपको उतने अच्छे मार्क्स मिलेंगे। उसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, एडवांटेज, डिसएडवांटेज एंड एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन के लिए ये सारी चीजें इंपोर्टेंट होती है कि आप किस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो आंसर को। तो डेफिनेशन, पर्पस, वर्किंग, सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। और इस यूनिट में हमारी ये टॉपिक होना चाहिए, 13 टॉपिक होने वाले हैं। तो हम हर टॉपिक को डिटेल्स में एक्सप्लेन करने वाले हैं, ठीक है। तो आई होप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए, पहला टॉपिक हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की डेफिनेशन क्या होती है। सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स एक कंप्यूटर प्रोग्राम प्लस एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा के सेट है जो एंड यूजर की किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करने के लिए डेवलप किया जाता है। आई होप आई अंडरस्टैंड। मतलब एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम एक ऐसा एक प्रोग्राम है, एक ऐसा डॉक्यूमेंटेशन एंड डेटा है जो एंड यूजर के किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को सॉल्व करता है, ठीक है। ये एक इंजीनियरिंग आर्टिफैक्ट है जो हार्डवेयर पर रन होता है और लॉजिक प्लस डेटा प्रोसेस करता है। मतलब इन द सेंस सॉफ्टवेयर ऐसा प्रोडक्ट होता है जो कुछ उसमें प्रोग्राम लिखा होता है, कुछ उसमें एसोसिएट डॉक्यूमेंटेशन होता है एंड उसमें डेटा दिया होता है, जो एंड यूजर किसी एक कंपनी का हो गया है, किसी भी स्पेसिफिक डोमेन का प्रॉब्लम को रिजॉल्व करता है और लोगों की हेल्प करता है बेटर अंडरस्टैंडिंग में। तो इसमें बहुत सारे फीचर्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो वो क्या होते हैं वो समझने वाले हैं हम। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की कैरेक्टरिस्टिक, फंक्शनलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि आपका कोई भी वो कर रहे हो, मतलब प्रोडक्ट बना रहे हो तो फंक्शनलिटी क्या क्या है। तो प्रोडक्ट को यूजर की रिक्वायरमेंट एंड फंक्शन परफॉर्मेंस करनी चाहिए, यानी कि उसमें कौन कौन सी फंक्शनलिटी ऐड की गई है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। रिलायबिलिटी, फेलियर के बिना एंड कंसिस्टेंट करेक्ट आउटपुट देने के लिए, अगर जो चीज मतलब कर रहा है, अगर कोई मॉडल आपको बिना फेलियर के और बिना इनकंसिस्टेंट डेटा के आपको अगर आउटपुट दे रहा है तो दिस इज अ गुड प्रोडक्ट फॉर योर सॉफ्टवेयर के लिए। रीयूजेबिलिटी, अगर आप किसी टॉपिक किसी प्रोडक्ट को रीयूज कर पा रहे हो मल्टीपल टॉपिक्स में, मल्टीपल जगह, तो इसको रीयूजेबिलिटी बोलती है। ये चीज है फंक्शनलिटी। एंड एफिशिएंसी, कम रिसोर्स, टाइम, मेमोरी, सीपीयू में एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस देना ही एफिशिएंसी कहलाता है, यानी कि आपको कम समय में ज्यादा आउटपुट देना, दिस इज एफिशिएंसी। और करेक्ट आउटपुट देना। मेंटेनेबिलिटी, फ्यूचर में बग फिक्स करना एंड फ्यूचर ऐड करना इजी हो जाता है इसमें। तो आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो देन पोर्टेबिलिटी, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड एनवायरनमेंट पर इजीली ट्रांसफॉर्म हो सकता है, जैसे बोलते हैं पोर्टेबिलिटी, यानी कि आपको ये ना रहे कि ये लैपटॉप में चल सकता है या फिर किसी और प्लेटफॉर्म पे, एनवायरनमेंट फ्री होना चाहिए, इसकी पोर्टेबिलिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट की। इंटेंजिबिलिटी, सॉफ्टवेयर को टच नहीं कर सकते, उसको सिर्फ बिहेवियर और ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसकी फंक्शनलिटी देख सकते हैं कि बिहेवियर कैसे काम कर रहा है, उसके आउटपुट देख सकते हैं, ठीक है। नॉन डिग्रेडेबल, यानी कि नॉन वेयर आउट, हार्डवेयर की तरह सॉफ्टवेयर फिजिकल वेयर आउट में नहीं होता है, लेकिन सॉफ्टवेयर एरोजन, बार बार चेंजेस से क्वालिटी डिग्रेड हो सकती है। यानी कि इसमें ये बताना चाहता है कि अगर कोई भी हार्डवेयर है तो उसको कोई फिजिकल कॉपी नहीं होती है, बस उसको बार बार चेंज करने से उसकी जो क्वालिटी होती है वो घट जाती है, ठीक है। कस्टमर बिल्ड एज असेंबल्ड, ट्रेडिशनली कस्टमर बिल्ड होते हैं तब रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट से भी असेंबल किया जाता है, मतलब कस्टमर की यूजर के बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको बिल्ड किया जाता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके अलावा सॉफ्टवेयर प्रोसेस की डेफिनेशन क्या होती है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस एक सॉफ्टवेयर सेट ऑफ एक्टिविटी है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कम्युनिकेशन, प्लानिंग, मॉडलिंग, कंस्ट्रक्शन और डिप्लॉयमेंट। यानी कि ये सिर्फ डिफरेंट डिफरेंट फेज, यानी कि कम्युनिकेशन किस तरीके से सॉफ्टवेयर प्रोसेस कर रहा है, मतलब कंप्लीट कर पा रहा है, प्लानिंग किस तरीके से आपको प्रोजेक्ट कर पा रहा है,
उस प्लान के थ्रू आपके अकॉर्डिंग, आपको जैसे बताया आपने, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग आपका जो मॉडल कैसे ट्रेन हो रहा है, ठीक है, उसको कंस्ट्रक्शन कैसे काम कर रहा है, और जब आउटपुट निकलने वाला है तो डिप्लॉयमेंट किस तरीके करता है, ये होता है पूरा प्रोसेस। ये एक फ्रेमवर्क है जो बताता है कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस के कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, तो पहले क्या होता है, अंडरस्टैंडिंग, मतलब प्रोसेस क्लियरली डिफाइन और समझा जाता है कि कैसे क्या आप देने वाले हो, तो कम्युनिकेशन के थ्रू अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, अंडरस्टैंडेबिलिटी स्टैंडेबिलिटी बढ़ जाती है। विजिबिलिटी, हर एक्टिविटी का आउटकम क्लियरली विजिबल एंड ट्रेसेबल होना चाहिए, जैसे माइलस्टोन, कोई भी एक्टिविटी होती है तो उसका विजिबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। सपोर्टेबिलिटी, केस टूल से प्रोसेस को सपोर्ट मिलना चाहिए। एक्सेप्टेबिलिटी, प्रोसेस प्रैक्टिकल हो, इंजीनियरिंग यूजर कर सके बिना रेजिस्टेंस के। रिलायबिलिटी, प्रोसेस इतना रोबस्ट हो कि एरर्स प्रोसेस के स्टार्ट भी स्टार्ट में ही कैच हो जाए, मतलब इतना रिलायबल प्रोडक्ट होना चाहिए कि अगर कोई बग आता है कि कोई मशीन प्रोडक्ट बनता है तो उसमें बग आना तो ये स्वाभाविक सी बात है, तो आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपना रोबस्ट होना चाहिए कि उसको पहले ही प्रोसेस कर लिया जाए। एंड मेंटेनेबिलिटी, बिजनेस टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के साथ इन्वॉल्व हो जाए, मतलब इवॉल्व हो जाए और प्रोसेस को समझा जा सके। मेंटेनेबिलिटी, बिजनेस एंड टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट के साथ प्रोसेस इन्वॉल्व हो सके। रैपिडिटी, सॉफ्टवेयर डिलीवर इतनी जल्दी हो सके उतना बेटर है, क्योंकि कोई भी आपका कस्टमर होता है वो उसका सॉफ्टवेयर जितनी जल्दी रेडी हो सके वो उतना ही अच्छा प्रोडक्ट माना जाता है, ठीक है। तो ये प्रोसेस वर्सेस प्रोडक्ट के लिए कुछ की डेफिनेशन है, तो आप इसको अपने रिवाइंड कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट, फाइनल ड्राइबल, मतलब जो फाइनल सॉफ्टवेयर जो प्रोडक्ट होता है वो फाइनल डिलीवरेबल आइटम होता है, जो प्रोग्राम प्लस डॉक्यूमेंटेशन और डेटा जो एंड यूजर को यूज करता है। सॉफ्टवेयर प्रोसेस, वो एक्टिविटी स्टेप्स जिनके थ्रू प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, मतलब रोड मैप या फिर मेथड्स, यानी कोई प्रोसेस होने वाला है, स्टेप बाय स्टेप कम्युनिकेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बिल्डिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होता है, एंड टू एंड डिप्लॉयमेंट होता है। क्वालिटी लिंक, अच्छी प्रोसेस से ही कंसिस्टेंटली अच्छा प्रोडक्ट मिलता है। प्रोसेस क्वालिटी डिलीवर्स प्रोडक्ट क्वालिटी, यानी कि प्रोसेस क्वालिटी ही अच्छी लिंक देता पता है। तो एप्लीकेशन इंपोर्टेंट, सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंश्योरेंस और स्टैंडर्डाइजेशन के लिए बेस प्रोवाइड करता है। प्रोजेक्ट प्लानिंग, कॉस्ट एस्टिमेशन और शेड्यूलिंग प्रोसेस कैरेक्टरिस्टिक पर डिपेंड करती है। एंड सॉफ्टवेयर प्रोसेस इंप्रूवमेंट मॉड्यूल जैसे सीएमएम इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक को मेजर करता है। डिफरेंट एप्लीकेशन डोमेन लाइक बैंकिंग, एम्बेडेड वेब के लिए प्रोसेस मॉडल चूज करना ये हेल्प करता है हमारा। तो दिस इज एप्लीकेशन प्रोसेस इफ योर प्रोडक्ट। दिस इज माय सेकंड टॉपिक इन दिस यूनिट 1। तो सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल का ओवरव्यू किस तरीके से होने वाला है, हम ये समझने वाले हैं इसमें। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं अपने हर टॉपिक को। डेफिनेशन, पर्पस, कैटेगरी ऑफ प्रोसेस मॉडल। तो हमारी डेफिनेशन क्या होने वाली है प्रोसेस की। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल मॉडल यानी एसडीएलसी एक एब्स्ट्रैक्ट रिप्रेजेंटेशन है जो डिस्क्राइब करता है कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की एक्टिविटीज को किस ऑर्डर में और किस परफॉर्मेंस की जाएगी। ये एक स्ट्रेटेजी रोडमैप है जिसमें रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइन एंड कोडिंग एंड टेस्टिंग और मेंटेनेबिलिटी स्टेप बाय स्टेप डिफाइन होते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कि सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल किस तरीके से प्रोसेस करता है। एक प्रोसेस होती है इसमें आप लोग कोड को एनालिसिस करते हो, डिजाइन करते हो और कोड को इंप्रूव करते हो कोडिंग के थ्रू, एंड उसका टेस्टिंग करते हो, क्योंकि कोई प्रोडक्ट होता है बिना टेस्टिंग के मार्केट में नहीं लाया जाता, उसको टेस्टिंग बहुत जरूरी होती है। तो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस प्रोसेस। तो डेवलपमेंट प्रोसेस में ऑर्गेनाइज और मैनेज करना ईजी बनता है। प्रोजेक्ट को स्कोप, टाइमलाइन और रिसोर्स प्रिडिक्ट करना। टीम्स मेंबर्स को बीच कॉमन अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना कि कौन सा काम कब होगा। रिस्क को अर्ली स्टेज में आइडेंटिफाई करना एंड उसको मिनिमाइज करना। क्वालिटी, सॉफ्टवेयर टाइमिंग और कॉस्ट एफिशिएंट तरीके के डिलीवर करना। तो मैं आपको इस तरीके से, ये हमने नोट्स इस तरीके से प्रिपेयर करेंगे कि अगर कोई बंदा इसको समझ वाला पढ़ लेता है इस तरीके से तो उसको अंडरस्टैंडिंग बैठ जाते हैं दिमाग में। कैटेगरी ऑफ प्रोसेस मॉडल, प्रिस्क्रिप्टिव प्रिस्क्रिप्टिव ट्रेडिशनल मॉडल फिक्स सीक्वेंस फॉलो करता है, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग एंड आरएडी। एवोल्यूशन मॉडल, सॉफ्टवेयर को इटरनरी डेवलपमेंट करते हैं जो इंक्रीमेंटल, स्पाइरल एंड कंकरेंट में हेल्प करता है। स्पेशलाइजेशन, कंपोनेंट बेस्ड मॉडल होता है जो कंपोनेंट असेंबल मॉडल एंड आरयूपी पे काम करता है। अलाइन प्रोसेस मॉडल, फ्लेक्सिबल, कस्टमर कोलैबोरेशन बेस्ड एंड स्क्रम, एक्सपी एंड कंबन के द्वारा हेल्प करता है, ठीक है। ये हमारे मॉडल होने वाले हैं। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल यानी वाटरफॉल मॉडल। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है आपके एग्जाम्स में आए क्वेश्चन, तो प्लीज इसको ध्यान से पढ़िएगा। और अभी तो बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। हमने दो टॉपिक ऑलरेडी कवर कर लिए, हम तीसरे टॉपिक की तरफ जा रहे हैं। तो लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल, वाटरफॉल मॉडल, डेफिनेशन क्या होने वाली है। वाटरफॉल मॉडल एक सीक्वेंशियल लीनियर अप्रोच है जिसमें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एक फेज से दूसरे फेज में तभी मूव करता है जब पहला फेज कंप्लीट फिनिश हो जाता है। वाटरफॉल की तरह ऊपर से नीचे फ्लो करता है, कोई बैकवर्ड मूवमेंट नॉर्मली अलाउ नहीं होती है। समझ में आया। मतलब इन द सेंस वाटरफॉल मॉडल एक ऐसा मॉडल होता है जो सिक्वेंशियली और लीनियर अप्रोच में
अपवर्ड डायरेक्शन में बढ़ता जाता है, इसमें बैकवर्ड डायरेक्शन की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो बताया गया कि एक डाउन वाटरफॉल की तरह होता है जो ऊपर से नीचे की तरफ फ्लो करता है, स्टेप बाय स्टेप, और पहला स्टेप कंप्लीट होता है उसके बाद ही दूसरा स्टेप आता है। तो इसमें बैकवर्ड की कोई नॉर्मल मूवमेंट नहीं होती है। तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो ये वाटरफॉल के कंपेयर किया गया इसको कि वाटरफॉल जिस तरह से ऊपर नीचे नीचे ऊपर से नीचे आता है, उसमें बैकवर्ड की कोई गुंजाइश नहीं होती है। इसी तरह वाटरफॉल मॉडल भी, लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल भी स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। इसमें जब पहला मॉडल कंप्लीट हो उसके बाद ही सेकंड उस पर जाएंगे। पर्पस सिंपल और वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स वाले प्रोजेक्ट के लिए डिसिप्लिन अप्रोच देना, डॉक्यूमेंटेशन हैवी एनवायरनमेंट में क्लियर माइलस्टोन और डिलीवरेबल इंश्योर करना, स्मॉल टीम क्लियर स्कोप वाले प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना इजी बनाता है। इसका पर्पस क्या हो जाता है, जो छोटे छोटे टीम्स हैं उसको आराम आराम से कंप्लीट करना, उसके बाद आगे प्रोजेक्ट बनाते चलना। वर्किंग कॉन्सेप्ट, इस मॉडल में डेवलपमेंट 6 सिक्वेंशियल फेज में होता है। हर फेज का आउटकम अगले फेज का इनपुट बनता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जैसे यार मैंने चलो एग्जाम इसके थ्रू समझते हैं। डायग्राम में क्या है कि रिक्वायरमेंट एनालिसिस में जब ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस कंप्लीट होगा उसके बाद ही सिस्टम डिजाइन होगा। विदाउट रिक्वायरमेंट एनालिसिस के आप सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि रिक्वायरमेंट एनालिसिस आपको बताएगा कि क्या क्या रिक्वायरमेंट होने वाली है आपकी मॉडल में, क्या क्या आना है, क्या क्या नहीं आना है। तो दिस इज एसेंशियल सिस्टम। देन उसके बाद सिस्टम डिजाइन होगा कि उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, क्या क्या फंक्शनलिटी बनानी पड़ेगी, क्या क्या सब कुछ होगा। तो वो सब सिस्टम डिजाइन में आ जाता है। उसके बाद आता है, अगर आपने डिफाइन कर लिया तो इम्प्लीमेंटेशन यानी कोडिंग पार्ट। उसमें किस तरीके से कौन सी फंक्शनलिटी ऐड करनी है, उसमें क्या बनाना है, उसमें क्या क्या सुंदर बनाना है, ये सब इम्प्लीमेंटेशन होता है कोडिंग के थ्रू। यानी रॉ जो रॉ कोडिंग होता है, रॉ मटेरियल जो बनता है वो इम्प्लीमेंटेशन में होता है। उसके बाद कोई प्रोडक्ट बन जाता है तो उसकी टेस्टिंग होती है। विदाउट टेस्टिंग मार्केट में नहीं आता है। तो टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोई भी प्रोडक्ट बने जब उसका तो डिप्लॉयमेंट और टेस्टिंग सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। उसमें कई यूजर को दिया जाता है कि वो टेस्टिंग करें और उसको समझें कि उसमें कौन से बग्स आ रहे हैं, उनको उस वहीं पे डिबग करके रिजॉल्व किया जाता है। देन डेवलपमेंट डिप्लॉयमेंट होता है उसका। फिर डिप्लॉयमेंट एक बार हो जाता है प्रोडक्ट, यानी कि आप कॉमन लोगों के लिए वो यूज कर सकते हैं। फिर उसकी बस मेंटेनेबिलिटी होती है जो टाइम टू टाइम होती रहती है। क्योंकि कई बार हो जाता है कि टाइम के साथ कुछ बग आने लगते हैं, कुछ सिंक नहीं करता है, तो उसको मेंटेन करके रखते हैं। तो ये हमारी प्रोसेस होने वाला है हमारा किसमें, सिक्वेंशियल लीनियर सिक्वेंशियल मॉडल यानी वाटरफॉल मॉडल में। तो आप अगर जो डायग्राम बनाते हो तो आपके 5 मार्क्स तो कहीं नहीं गए। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल, न्यू फेज कंप्लीट हुए बिना अगला नहीं होता है। मतलब मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें ये होने का स्ट्रिक्टली सिक्वेंशियल इसलिए है कि अगर एक फेज कंप्लीट नहीं हुआ है तो आप बिना आगे नहीं बढ़ सकते हो। हर फेज का क्लियर डेफिनेशन, डिलीवरेबल और डॉक्यूमेंटेशन होता है। एंड रिक्वायरमेंट शुरू में ही फुली फिरोज हो जाती है, चेंज करना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि आपने मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसमें बैकवर्ड का कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो बैकवर्ड वाला सिस्टम है ही नहीं इसमें। एंड सिंपल और समझने में इजी रहता है, बिगिनर के लिए अच्छा हो जाता है। टाइप्स एंड वेरिएंट, प्योर वाटरफॉल बिल्कुल स्ट्रिक्ट एंड एक फेज से दूसरे फेज में डायरेक्टली, नो ओवरलैपिंग, नो बैकवर्ड डायरेक्शन। यानी कि एक बार कुछ चेंज हो गया है, उसका आउटपुट आ चुका है, कंप्लीट हो चुका है कोई आउटकम, उसके बाद ही नेक्स्ट में जाना, और कोई भी बैकवर्ड फॉरवर्ड मतलब बैकवर्ड वाला सीन नहीं है। वाटरफॉल विद फीडबैक ओवरलैप, थोड़ा बैकवर्ड फीडबैक अलाउ होता है जिससे एडजस्ट फेज में बीच में एडजस्ट कर सकें। अगर कुछ गुंजाइश रहती है तो मेंटेनेंस करने में इजी हो जाता है। इसके एडवांटेज क्या है, सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंडिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि बहुत ही सिंपल होता है अंडरस्टैंडिंग स्मॉल स्मॉल प्रोजेक्ट को कंबाइन करने के लिए। क्लियरली डेफिनेशन, स्टेज और माइलस्टोन, प्रोजेक्ट मैनेज करना इजी हो जाता है। वेल स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जो ट्रेनिंग और हैंड ओवर में हेल्प करता है। रिक्वायरमेंट क्लियर हो जाती है, फास्ट और एफिशिएंट रिजल्ट देता है। कुछ डिसएडवांटेज भी हैं। रिक्वायरमेंट बदलने पर अडॉप्ट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। जैसे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगली बार कोई काम कंप्लीट हो जाता है तो इसमें बैकवर्ड की कोई गुंजाइश है नहीं। तो दिस इज अ वेरी डिसएडवांटेज ऑफ दिस मॉडल। एंड वर्किंग सॉफ्टवेयर बहुत लेट और एंड में मिलते हैं, अर्ली फीडबैक नहीं मिलते हैं। तो यानी जो सॉफ्टवेयर बनते हैं उनमें बहुत जल्दी फीडबैक नहीं मिलते हैं, वो बहुत लास्ट में मिलते हैं जब कुछ महीना 2 महीना काम हो जाता है या काम कर लेता है, कई यूजर्स में प्रैक्टिस कर चुके होते हैं, अब यूज करते तभी उसके बाद फीडबैक मिलता है। हाई रिस्क और अनसर्टेनिटी वाले कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए सुटेबल नहीं है। ठीक है। एरर अगर अर्ली फेज में मिस हो जाता है तो लेटर स्टेज में फिक्स करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है और नहीं भी हो पाता है। एप्लीकेशन छोटी मतलब वेल अंडरस्टूड और स्टेबल रिक्वायरमेंट वाली प्रोजेक्ट्स, दिस इज वेरी यूजफुल। गवर्नमेंट एंड डिफेंस प्रोजेक्ट्स जहां डॉक्यूमेंटेशन स्ट्रिक्टली रिक्वायर होते हैं वहां भी हेल्पफुल है। एंड प्रोजेक्ट जहां टेक्नोलॉजी ऑलरेडी वेल नोन है और रिस्क कम होता है तो वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि अगर कहीं पे टेक्नोलॉजी का रीयूजेबिलिटी उसके बिल्ड होने के बाद रीयूजेबिलिटी नहीं है तो वहां आप इसको अप्लाई कर सकते हो। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है अपना प्रोटोटाइपिंग मॉडल। तो चलिए समझते हैं प्रोटोटाइपिंग डेफिनेशन क्या होती है, क्या होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल एक ऐसा प्रोसेस मॉडल है जिसमें कस्टमर की इनकम्प्लीट एंड अनक्लियर रिक्वायरमेंट के बेसिस पर एक वर्किंग प्रोटोटाइप यानी छोटा सा सैंपल या डेमो वर्जन बनाया जाता है। कस्टमर उससे रिव्यू करता है एंड फीडबैक देता है और उसे फीडबैक से रिक्वायरमेंट के डिफाइन होके एक्चुअल सिस्टम बनाया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आपने डेली यूज में भी प्रोटोटाइप सुना होगा, प्रोटोटाइप मॉडल क्या होता है। तो प्रोटोटाइप एक ऐसा मॉडल होता है जिसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट आती है, थोड़ा सा इनकम्प्लीट है और
स्केलेटन बनाया जाता है थोड़ा बेसिक बेसिक वाला कि हमारा क्या मॉडल में क्या-क्या होने वाला है, एक प्रोडक्ट कैसे बनाया जाने वाला है। उसके बेस पे कस्टमर का फीडबैक लिया जाता है और उसी के बेस पे इसको कंप्लीट सिस्टम बनाया जाता है। तो इसका पर्पस क्या होता है? जब कस्टमर को अपनी एग्ज़ैक्ट रिक्वायरमेंट क्लियर को पता है, तो तब बनाते हैं इसका। रिक्वायरमेंट अर्ली स्टेज में ही वैलिडेट करने के लिए ताकि गलत डायरेक्शन में डेवलपमेंट ना हो, यानी कि टाइम ऐसी डायरेक्शन में अपना टाइम वेस्ट ना हो जहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट ही नहीं थी। हमें पहले ही पता चल जाता है कि हमें इसकी रिक्वायरमेंट है या नहीं है। यूजर इंटरफेस और यूजर एक्सपीरियंस को अर्ली फीडबैक थ्रू इंप्रूव करना, यानी कि पहले ही मतलब यूज के पहले ही अपन इसको इंप्रूव कर सकते हैं। इनके वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या होते हैं? तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग बेसिक एंड रफ रिक्वायरमेंट होती है, इसमें कस्टमर की के द्वारा कलेक्ट कर ली जाती है। क्विक डिजाइन बनाया जाता है, सिर्फ विजिबिलिटी ऑफ फीचर्स जैसे यूआई एंड बेसिक फ्लो के पास के रिक्वायरमेंट के हिसाब से फास्ट डिजाइनिंग बनाया जाता है। एंड बिल्ड प्रोटोटाइप, एक वर्किंग प्रोटोटाइप यानी मॉक एंड डेमो क्विकली कंस्ट्रक्ट किया जाता है जिससे लोगों को सामने रिप्रेजेंट किया जा सकता है, उसको टेस्टिंग किया जा सके, उसको डिप्लॉय कर दिया जाता है कस्टमर फीडबैक के थ्रू। फिर उसके बाद जो कस्टमर का फीडबैक मिलता है उसके बाद ही इसको स्क्रैच से बिल्ड किया जाता है। कस्टमर एवोल्यूशन, कस्टमर प्रोटोटाइप के यूज करने के फीडबैक देता है। एंड रिफाइंड प्रोटोटाइप, फीडबैक के बेसिस पर प्रोटोटाइप इंप्रूव एंड रिफाइन होता है। लूप रिपीटेड, यानी कि इसको वन बाय वन मतलब इंप्रूव किया जाता है। इंजीनियर फाइनल प्रोडक्ट, जब कस्टमर सेटिस्फाई हो जाता है तब एक्चुअल फुल सिस्टम डेवलप किया जाता है। अब इसी सिस्टम को हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है? रिपीटेड टिल सेटिस्फाइड, यानी कि एक ऐसा प्रोटोटाइपिंग मॉडल, एक ऐसा वर्जन होता है जिसमें हम ये समझते हैं कि किस तरीके से काम हो रहा है। दिस इज द इंफॉर्मेशन डायग्राम। तो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, जितनी भी इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है उसको गैदर किया जाता है। उसके बाद एक क्विक प्रोटोटाइप बनाया जाता है कि उसमें डिजाइन बना दिया, कुछ स्केलेटन बना दिया, उसके बाद बिल्ड एंड प्रोटोटाइप। उसके बाद इंफॉर्मेशन मिलने के बाद उसका एक प्रोटोटाइप बनाया जाता है और उसको भेजा जाता है कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए। कस्टमर उसको इवैल्यूएट करता है, उसका फीडबैक देता है, उसमें कई सारी मल्टीपल चीज मेंटेन टास्क करवाता है, जो उसे यूजफुल लगता है तो वो करवाता है। उसके बाद हमें उसकी फीडबैक देता है। फिर उसके बाद फाइनल प्रोटोटाइप बनाया जाता है जिसमें सारी फंक्शनलिटी वो ऐड की जाती है जिसमें कस्टमर सेटिस्फेक्शन हो जाए और जो रिक्वायरमेंट होने वाली थी। ये हमारा होने वाला है प्रोटोटाइप मॉडल का ड्रॉ डायग्राम, जिसमें कस्टमर फीडबैक के साथ रिपीटेडली रिफाइन होता जाता है कि जब तक जो कस्टमर है हमारा सेटिस्फेक्शन ना मिले तब तक हम इसको इंप्रूव करते रहते हैं इस मॉडल को। इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं। इटरेटिव और कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच, यानी कि जब तक प्रोडक्ट स्क्रैच से बनता है फाइनल तक पहुंच जाता है तो कस्टमर इन्वॉल्व रहता है और कंटिन्यूअसली उसको डायरेक्ट करता रहता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, मतलब उसके केंद्र में रहकर सारी चीज कंट्रोल करता है अपने हाथ से कि उसे क्या सही लग रहा है क्या नहीं लग रहा है, कौन सी फंक्शनलिटी ऐड करनी है कौन सी फंक्शनलिटी नहीं ऐड करनी, सारी चीजें होती है। अर्ली विजुअल वर्किंग फीडबैक मिलता है एंड रियल सिस्टम पर से पहले, यानी कि आपको एक प्रोटोटाइप दिया जाता है तो उसमें आप सारी चीजें ट्राई कर लेते हो जो आपको एक रियल सिस्टम में चेक करना है, तो हमें पहले ही पता चल जाता है इसमें क्या क्या दिक्कत आने वाली है। रिक्वायरमेंट इन्वॉल्व होती रहती है प्रोटोटाइप देखने के बाद, यानी कि उसमें कई सारी एक बार मॉडल तैयार हो जाता है, डिप्लॉय हो जाता है, उसमें बहुत फिर भी उसका कई टेस्टिंग का बहुत सारी कमी निकलती है तो उसको टाइम टू टाइम मेंटेन किया जाता है। ठीक है, एक बार आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसका मेंटेनेबिलिटी चलती रहती है। टाइप ऑफ प्रोटोटाइपिंग, कितने टाइप के प्रोटोटाइप होते हैं? तो थ्रोवे रैपिड प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप सिर्फ डेमो के लिए बनता है, बाद में डिस्कार्ड कर दिया जाता है। थ्रो यानी कि थ्रोवे तो आप समझ रहे हो, थ्रोवे यानी कि मतलब उसको एक देखने के लिए बनाया उसको हटा दिया। एवोल्यूशन प्रोटोटाइपिंग, प्रोटोटाइप को रिफाइन करते करते ही फाइनल प्रोडक्ट बना दिया जाता है, यानी कि एवोल्यूशन यानी कि एवोल्यूशन करते करते ही उसको फाइनल प्रोडक्ट बनाया जाता है। इंक्रीमेंटल प्रोटोटाइपिंग, अलग अलग पार्ट्स एंड मॉड्यूल से सेपरेट प्रोटोटाइप्स बनते हैं फिर इंटीग्रेट होता है, यानी कि आपको छोटे पार्ट्स में बनाया जाता है उसको फिर उसको एक बार सेपरेट कर दिया जाता है। एक्सट्रीम प्रोटोटाइपिंग, वेब एप्लीकेशन के लिए 3 फेजेस में ये यूज़ किया जाता है। जैसे आपने अगर कभी वेब डेवलपमेंट किया हो तो पता होगा एचटीएमएल एंड सीएसएस से आप उसका स्केलेटन बनाते हो और सीएसएस से उसको स्टाइलिश बनाते हो। उसके बाद वेब सर्विस देने के लिए आप जावास्क्रिप्ट यूज़ करते हो एंड रिएक्ट यूज़ करते हो फॉर मोर फंक्शनैलिटीज़ एंड उसमें कुछ फंक्शनैलिटी करने के लिए आप नोड.जेएस बैकएंड के लिए यूज़ कर सकते हो, फायरबेस, रेस्ट एपीआई वगैरह यूज़ करते हो। तो अब जानते हैं प्रोटोटाइपिंग के एडवांटेज क्या होते हैं। एडवांटेज ऑफ प्रोटोटाइपिंग, रिक्वायरमेंट क्लियर समझने की मतलब मदद मिलती है एंड मिसिंग रिक्वायरमेंट अर्ली स्टेज पर ही पता चल जाता है। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट हाई रहता है एंड फाइनल प्रोडक्ट सैटिस्फैक्शन ज़्यादा हो जाता है। रिस्क और रिमोट काम होता है क्योंकि गलतियां अर्ली स्टेज में पकड़ ली जाती हैं। यूआई एंड यूएक्स क्वालिटी बेटर होती है। डिसएडवांटेज, कस्टमर को लग सकता है कि प्रोटोटाइप ही फाइनल प्रोडक्ट है बट ऐसा नहीं होता है, जिससे अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारी चीजें प्रोडक्ट बनाते हैं उसको जब मार्केट में उतारते हैं टेस्टिंग के लिए तो बहुत सारी उसमें कमी नजर आती है और हम उसको एक एवोल्यूशन के थ्रू उसको इंप्रूव करते जाते हैं, तो हमारा एक प्रोडक्ट जो एवोल्यूशन के थ्रू बनता है वो एक अच्छा प्रोडक्ट बन जाता है। बार बार चेंज से डेवलपमेंट की कॉस्ट और टाइम बढ़ सकता है क्योंकि आप हर टाइम उसको इंप्रूव कर रहे हो, आप उसको उसकी स्पीड को कम कर रहे हो एज अ डेली चेंज करने में, क्योंकि एक डेवलपर होता है वो अपने अकॉर्डिंग काम कर रहा होता है, तो अगर आप उसे अपने अकॉर्डिंग काम कराओगे तो आप डेवलप तो हो नहीं, तो आपको टाइम लग सकता है और उसकी कॉस्टिंग बढ़ सकती है। पुअर डॉक्यूमेंटेशन पॉसिबिलिटी, क्योंकि फोकस क्विक प्रोटोटाइप पर होता है ना कि फाइनल डेस्टिनेशन पे। तो ये हमारे एक होना चाहिए, डेवलप कभी-कभी कोर क्वालिटी और आर्किटेक्चर इग्नोर कर सकता है स्पीड के चक्कर में, ठीक है? तो मैं ये सजेशन करूँगा कि कभी आप प्रोटोटाइप बनाते हो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का तो आप पहले फाइनल डेस्टिनेशन पर देखो कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या बनने के आने वाला है। और आप छोटी-छोटी चीज़ें देखते रहोगे क्योंकि सबका माइंड अलग-अलग होता है। क्या पता वो बड़ी प्रॉब्लम छोटे तरीके से सॉल्व कर दे।
आप अगर छोटे को ही अगर फाइनल कर समझ के उसे सही करते रहोगे तो फाइनल जो प्रोडक्ट है उसमें टाइम लगेगा और हो सकता है अच्छा ना बने। एंड डिसएडवांटेज, कस्टमर को अलग जो हो गया अपना एप्लीकेशन, जब रिक्वायरमेंट क्लियर अनक्लियर और एवोल्यूशनिंग हो तो नए एंड इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाने के लिए हम इसको यूज करते हैं। यूआई हेवीली एप्लीकेशन, जहां यूजर एक्सपीरियंस क्रिटिकल होता है तो हम इसको तब यूज कर सकते हैं। रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोडक्ट्स, जहां प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट दिखता है वहां भी इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपको आपको समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हमारा आरएडी मॉडल, यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल। तो समझते हैं कि आरएडी यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट मॉडल क्या होता है। तो आरएडी एक इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल है जो शॉर्ट एंड फास्ट डेवलपमेंट साइकिल पर फोकस करता है। ये कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन और रीयूजेबिलिटी कंपोनेंट का यूज करते बहुत कम टाइम में, रैपिडली 60 टू 90 मिनट दिन के में हाईली क्वालिटी सिस्टम डिलीवर करता है। ठीक है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप रैपिड समझ सकते हो क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। इसमें आपको देखने को मिले रैपिड मॉडल, व्हाट इज रैपिड मॉडल एंड राइट सम फंक्शनैलिटी एंड यूज सम एडवांटेज डिसएडवांटेज, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से देख सकते हो। अगर आप लोग हमारे वीडियो देखते हो तो आपको बहुत अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, इसका पर्पस क्या है, बिजनेस एप्लीकेशन को बहुत फास्ट या टाइमली वीकली या मंथ में डिलीवर करना है तब इसका यूज करते हैं। रीयूजेबिलिटी यानी कंपोनेंट और प्री बिल्ड टूल को मैक्सिमम यूज करके डेवलपमेंट स्पीड बढ़ाना होता है। आपने कई बार क्या देखा होता है कि जो डेवलपर होते हैं बहुत बहुत छोटी छोटी चीजें ऑलरेडी बना के रख लेते हैं तो उसमें हेल्प मिलती है। रिक्वायरमेंट अनक्लियर होना और जल्दी वर्किंग सिस्टम प्रोवाइड करना, यानी कि आपको रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है तो आप इसको जल्दी से जल्दी बना सकते हो। आप समझते हैं इसकी वर्किंग क्या होती है। सिस्टम को मल्टीपल टीम्स अलग अलग प्रोडक्ट एंड फंक्शनलिटी पर पैरेलली काम करती हैं, इससे उसकी जो बिल्ड टाइमिंग है वो फास्ट हो जाए और जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट हमारा बन जाए। सपोज करो हमने 5 टीमें बनाई जिसमें बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन जनरेशन 5 टीमें डिवाइड कर दिया। तो बिजनेस मॉडलिंग क्या करेगा, बिजनेस प्रोसेस का इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल किया जाता है, कौन सा डेटा कहाँ से आता है कहाँ जा रहा है ये पूरी बिजनेस मॉडलिंग में देखा जाएगा। डेटा मॉडलिंग, बिजनेस फ्लो से डेटा ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करके उनकी एट्रीब्यूट और रिलेशनशिप डिफाइन किए जाते हैं इसमें। प्रोसेस मॉडलिंग, डेटा ऑब्जेक्ट को बिजनेस फंक्शनल परफॉर्मेंस करने के लिए प्रोसेसिंग डिस्क्राइब किया जाता है। टू यानी क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट। एप्लीकेशन जनरेशन, ऑटोमेटेड टूल्स लाइक 4GL टूल्स से कोड जनरेट किया जाता है एंड रीयूजेबल कंपोनेंट यूज किए होते हैं, जो ऑलरेडी हमारे पास कस्टम कंपोनेंट बने होते हैं तो हमको यूज कर सकते हैं। टेस्टिंग एंड टर्नओवर, तो नए कंपोनेंट का टेस्टिंग होता है एंड पुराने रीयूजेबल कंटेंट सिर्फ इंटरफेस टेस्ट में होते हैं जिसको अपन यूज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम है हमारा बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग एंड एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग टर्नओवर। तो दिस इज द आरएडी मॉडल, यानी कि रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन मॉडल। पैरेलल टीम्स के थ्रू फास्ट एंड कंपोनेंट बेस्ड डेवलपमेंट होता है इसमें। तो इसको समझ लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फीचर्स क्या होते हैं। तो टाइम बॉक्स डेवलपमेंट होता है, बहुत ही रैपिड एंड शॉर्ट डेडलाइन के अंदर 60 टू 90 डेज के अंदर आपको प्रोडक्ट डिलीवर कर दिया जाता है। मल्टीपल टीम्स पैरेलली मॉड्यूल पर काम करती हैं, जो पैरेलल डेवलपमेंट को भी बोल सकते हैं इसको। हैवी यूज ऑफ केस टूल और रीयूजेबल कंपोनेंट 4GL में यूज करते हैं इसको। कंपोनेंट बेस्ड कंस्ट्रक्शन, जितना पॉसिबल होता उतना रीयूज करते हैं इसको। टाइप एंड फेज रिकैप, बिजनेस मॉडलिंग, डेटा मॉडलिंग, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन जनरेशन एंड टेस्टिंग एंड टर्नओवर, ये 5 कोर फेज ही आरएडी यानी रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट के ऊपर एक्टिव हैं। उसके एडवांटेज समझ लेते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन आ सकता है कि एडवांटेज बताएं। तो बहुत ही फास्ट डेवलपमेंट होती है इसमें, शॉर्ट टाइम एंड डिलीवरेबल होता है, मिलती है एंड रीयूजेबल कंपोनेंट से कॉस्ट और टाइम दोनों कम हो जाता है। क्योंकि आप अगर आपने पहले मॉडल पढ़ा था उसमें कि आप प्रोटोटाइपिंग पहले प्रोटोटाइप बनाते हो उसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लग रहा था, कॉस्ट आपकी बढ़ रही थी। तो मैक्सिमम जो कंपनी क्या होती है रैपिड आरएडी मॉडल पर काम करती है और उसको जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट को कंप्लीट करवाती है। कस्टमर फीडबैक जल्दी मिलता है क्योंकि वर्किंग मॉडल जल्दी बनते हैं और मार्केट में ट्रैक्शन जल्दी होती है। पैरेलल डेवलपमेंट से प्रोडक्टिविटी हाई होती है क्योंकि मल्टीपल लोग काम कर रहे होते हैं तो आपकी जो टाइमिंग होती है वो जल्दी हो जाती है। इसके कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं, सिर्फ मॉड्यूलर एंड वेल स्कोप सिस्टम के लिए सुटेबल है, बड़े कॉम्प्लेक्स एंड हाई रिस्क सिस्टम के लिए ये इंपोर्टेंट, ये यूजफुल नहीं है। स्किल और एक्सपीरियंस डेवलपर्स एंड टीम चाहिए इसके लिए, जिसको हाई एक्सपीरियंस हो, जिन्हें कदम 5 से 10 साल काम कर रखा हो, हाईली ट्रेंड बंदे चाहिए इसके लिए। रीयूजेबल कंपोनेंट्स ना हो तो आरएडी सक्सेसफुल नहीं होता, क्योंकि आरएडी में आप रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट करते हो तो इसमें आपका ऑलरेडी बिल्ड सम फंक्शंस होने चाहिए जो आप उसको इंटीग्रेट कर देते हो आपकी उस फंक्शनलिटी में। तो कभी इसमें अलग से टाइम देंगे अपना। टाइम बॉक्स के अंदर क्वालिटी कंप्रोमाइज का रिस्क बनता है कि टाइम आप जल्दी कर रहे हो तो क्वालिटी में बहुत ही दिक्कत आ सकती है, तो आपको टाइम के अंदर ही करना बताया, लेकिन आप इससे एक प्रोटोटाइप बना सकते हो और उसको अर्ली स्टेज में ही मार्केट में डिप्लॉय कर सकते हो। एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन सिस्टम, जहां डेटा ड्राइवन बिजनेस एप्लीकेशन बनानी है वो तो वहां यूज कर सकते हैं इसको। सिस्टम जिनके मॉड्यूल में थोड़ा तोड़कर डिकम्पोज डेवलप किया जा सकता है, जब टाइट डेडलाइन हो और रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी अवेलेबल हो तो इसको यूज कर सकते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आने वाला है हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल। तो समझते हैं कि ये क्या होने वाला हमारा एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल या इंक्रीमेंटल मॉडल। तो इंक्रीमेंटल मॉडल की थोड़ी डेफिनेशन समझते हैं। इंक्रीमेंटल मॉडल में सॉफ्टवेयर को एक ही बार में पूरा डेवलपमेंट करने की जगह छोटे छोटे इंक्रीमेंटल इन पार्ट्स में डेवलप करने की डिलीवर किया जाता है और हर इंक्रीमेंट फीचर्स ऐड करता है
और प्रीवियस इंक्रीमेंट के ऊपर बिल्ड होता है जब तक कंप्लीट सिस्टम बन नहीं जाता। आई होप आपको समझ में आएगा। यानी कि इंक्रीमेंटल मॉडल में सॉफ्टवेयर को एक बार में नहीं बनाया जाता है, ठीक है, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में इंक्रीमेंट में डेवलप किया जाता है, उसके बाद इंक्रीमेंटल फीचर्स के ऐड करते हुए प्रीवियस इंक्रीमेंट के ऊपर बिल्ड होता है जब तक आपका कंप्लीट सिस्टम बन नहीं जाता, तब तक इसको बनाते रहते हैं धीरे धीरे। इसका पर्पस क्या है? पूरे सिस्टम का वेट किया बिना कोर फंक्शनलिटी को जल्दी डिलीवर करना और रिस्क को छोटे इंक्रीमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करना, एक साथ सब कुछ फेल हो गए बाद बचना होता है इसमें। एंड कस्टमर को अर्ली और रेगुलर वर्किंग वर्जन देना, फीडबैक देना, ठीक है। ये वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है? वर्किंग कॉन्सेप्ट रिक्वायरमेंट को मल्टीपल बिल्स एंड इंक्रीमेंट के डिवाइड कर किया जाता है। इंक्रीमेंट फर्स्ट कोर एंड मोस्ट एसेंशियल फीचर्स के साथ एनालिसिस करना, डिजाइन करना, कोड करना, टेस्टिंग करना एंड मार्केट में डिलीवर करना। इंक्रीमेंट टू 2 और 3 हर अलग-अलग इंक्रीमेंट नई फंक्शनैलिटी ऐड करता है और पुराने के ऊपर फिर से पूरा मिनी वाटरफॉल साइकिल को फॉलो करता है। जैसे मैंने आपको बताया था ऊपर से स्टेप नहीं, वाटरफॉल साइकिल क्या होता है? इसमें आप किसी प्रीवियस टास्क को कंप्लीट करते हैं, देन उसके बाद ही आप नेक्स्ट टास्क पे पहुंचते हैं। तो हर इंक्रीमेंट एक वर्किंग डिलीवरेबल प्रोडक्ट होता है, एंड में सब इंक्रीमेंट मिलकर फुल सिस्टम बनाते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो अभी इंक्रीमेंट एनालिसिस डिजाइन कोड एंड इंक्रीमेंट सेकंड डिजाइन फोर ऐड फीचर्स एंड इसके बाद होता है इंक्रीमेंटल थ्री जिसमें ऐड फीचर्स किए जाते हैं और हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है। तो समझते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ लीनियर वाटरफॉल प्लस इटरेटिव अप्रोच में यूज करते हैं इसको। हर इंक्रीमेंट अपने आप में एक छोटा वाटरफॉल साइकिल को होता है, साइकिल फॉलो करता है। अर्ली इंक्रीमेंट में कोर एंड हाई प्रायोरिटी फीचर्स डिलीवर होते हैं एंड सिस्टम ग्रेजुअली ग्रो करता है टाइम के साथ। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये सब चीजें कि इसमें होता क्या है। टाइप एंड वेरिएंट स्टेज डिलीवर मॉडल फिक्स इंक्रीमेंट्स एंड प्री डिफाइन किए जाते हैं एंड डिजाइन टू शेड्यूल मॉडल टाइम कंस्टेंट के बेसिस पर इंक्रीमेंटल डिसाइड होते हैं एंड पैरेलल एंड आरएडी बेस्ड इंक्रीमेंटल आरएडी के साथ कंबाइन करके भी यूज किया जाता है इसको। एडवांटेज ऑफ दिस वर्किंग सॉफ्टवेयर जल्दी मिलते हैं पहले इंक्रीमेंट से ही, मतलब जो वर्किंग जो पहले वाले होते हैं जिसमें आप पार्ट बाय पार्ट बना रहे हो, तो जो भी वर्किंग सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपको बनते जाते हैं आपको डिलीवर कर दिए जाते हैं। रिस्क कम होता है, प्रॉब्लम्स अर्ली इंक्रीमेंट में ही आइडेंटिफाई हो जाते हैं क्योंकि आपको मार्केट में पहुंचा रहा, आपने कुछ बनाया आपने मार्केट में पहुंचा दिया। कस्टमर फीडबैक कंटिन्यूसली मिलता रहता है क्योंकि रिक्वायरमेंट डिफाइन हो सकती है। रिसोर्स फ्लेक्सिबिलिटी मैनेज किया जा सकता है तभी अप फ्रंट नहीं किया जाता। तो फिर इसके डिसएडवांटेज भी होते हैं। टोटल सिस्टम आर्किटेक्चर अच्छे से प्लान ना हो तो प्रॉब्लम आती है फ्यूचर इंक्रीमेंट में। हर इंक्रीमेंट के लिए क्लियर और वेल डिफाइंड रिक्वायरमेंट चाहिए। टोटल कॉस्ट फाइनल वाटरफॉल से ज़्यादा हो सकता है। रिपीटेडली ओवरहेड सिस्टम को मॉड्यूल में अच्छे से डिवाइड करना एंड चैलेंजिंग को हो सकता है क्योंकि इसको वन बाई वन बना रहे हैं आप लोग। इसकी कुछ एप्लीकेशन हैं आप देख सकते हो। लार्ज प्रोजेक्ट जिन्हें फेजेस एंड मॉड्यूल में डिलीवर करना होता है तो इसके लिए बहुत यूजफुल है दिस। एंड जब बजट एंड रिसोर्स लिमिटेड हो और कोड फीचर्स पहले ही चाहिए हो तो आप इसको यूज कर सकते हो। ई कॉमर्स ईआरपी जैसे सिस्टम जहां मॉड्यूल इंडिपेंडेंटली डिलीवर हो सकते हैं वहां पर इसका यूज किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। आपको अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों से जरूर शेयर करें। और 7th होने वाला है एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल। तो डेफिनेशन हो है स्पाइरल मॉडल, एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल है स्पाइरल मॉडल। तो बैरी बॉर्न ने 1986-88 में इसको डेवलप किया था। एक रिस्क ड्राइवर प्रोसेस मॉडल है जो वाटरफॉल की सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रोटोटाइपिंग की इटरेटिव नेचर को कंबाइन करता है। यानी कि दो मॉडल को एक साथ कंबाइन करके ये मॉडल बनाया गया था, ठीक है। इसके बॉर्न वोहेम इन्वेंटर थे एंड डेवलप स्पाइरल एक चक्रा फॉर्म में होता है जो हर लूप एंड राउंड में सिस्टम एक नया और रिफाइंड वर्जन बनता है जो एक रिस्क एनालिसिस को हर बार होती है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एंड थोड़ा समझ लेते हैं इसको क्या होता है। स्पाइरल मॉडल एक रिस्क ड्राइवन प्रोसेस मॉडल होता है जो वाटरफॉल की सिस्टमैटिक अप्रोच और प्रोटोटाइपिंग इटरेटिव नेचर को कंबाइन करता है। एंड डेवलपमेंट स्पाइरल यानी चक्रा फॉर्म में होता है जो हर लूप या राउंड में सिस्टम का एक नया एंड रिफाइंड वर्जन बनता है और रिस्क एनालिसिस हर बार होती है, ठीक है। तो इससे क्या है, बेटर परफॉर्मेंस एंड बेटर मॉडल बन जाता है। पर्पस क्या है इसका? हाई रिस्क लार्ज और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट में रिस्क को सिस्टमैटिक एंड मैनेज करना। हर इटरेशन और रिक्वायरमेंट रिफाइन करता है। प्रोजेक्ट को इंक्रीमेंटल इंप्रूव करना है। कॉस्ट टर्नओवर और फेलियर रिस्क को अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेता है इस चीज को। वर्किंग कॉन्सेप्ट, वर्किंग क्या है और कॉन्सेप्ट क्या है। हर स्पाइरल लूप साइकिल 4 क्वाड्रेंट या फेजेस में गुजरता है। पहला ऑब्जेक्टिव सेटिंग, सेकंड रिस्क एनालिसिस एंड रेजोल्यूशन, थर्ड डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, फोर्थ प्लानिंग एंड रिव्यू। ऑब्जेक्टिव सेटिंग क्या होती है? उस साइकिल को ऑब्जेक्टिव एंड अल्टरनेटिव और कंस्टेंट आइडेंटिफाई किया जाता है। रिस्क एनालिसिस एंड रेवोल्यूशन
पॉसिबल रिस्क आइडेंटिफाई, एनालाइज और उन्हें मिनिमाइज करने के लिए स्ट्रेटेजी बनाई जाती है। कभी कभी प्रोटोटाइप भी बनते हैं। डेवलपमेंट एनालिटिक्स क्या होता है? उस साइकिल का प्रोडक्ट डेवलप किया जाता है जिससे डिजाइन एंड कॉस्ट एंड टेस्ट और वेरीफाई किए जाते हैं। प्लानिंग रिव्यू, प्रोसेस रिव्यू होता है और नेक्स्ट स्पाइरल साइकिल की प्लानिंग होती है। रेडियस यानी स्पाइरल का साइज बढ़ता जाता है और हर साइकिल प्रोजेक्ट और कॉस्ट कंप्लीटनेस दोनों बढ़ते हैं जब तक कि फाइनल प्रोडक्ट हमारा रेडी नहीं हो जाता। चलो इसको अपन एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो डायग्राम ऑब्जेक्टिव सेटिंग यानी डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव। हमें इसमें क्या होता है, हम एक प्रोडक्ट बनाते हैं। सेकंड होता है रिस्क एनालिसिस, थर्ड होता है हमारा डेवलपमेंट एंड वेरिफिकेशन एंड प्लानिंग। तो हम ऑब्जेक्टिव में क्या होता है कि हम उसको डिफाइन करते हैं, समझते हैं, उसके बाद हम उसको डेवलप करते जाते हैं। ठीक है, रिस्क एनालिसिस हम उसको समझते हैं कि हमारे कितना रिस्क होने वाला है, आइडेंटिफाई करते हैं और उसको जो हमारा प्रोडक्ट बनता है उसको रिजॉल्व करते हैं रिस्क को। डेवलपमेंट, उसको डेवलपमेंट करते हैं और मार्केट में उतार कर वेरीफाई करते हैं कि हमारे कस्टमर सेटिस्फाई हो रहा है नहीं हो रहा है। साइकिल के रूप में चलता रहता है। इसमें एवोल्यूशन, इसमें क्या होता है कि आपका टाइम बच जाती है और आपका टाइम फास्ट काम आता है। प्लानिंग, रिव्यू एंड नेक्स्ट प्लान बन जाता है कि आप क्या करने वाले हो। तो दिस इज स्पाइरल मॉडल, इसमें 4 क्वाड्रेंट में काम करता है। ऑब्जेक्टिव सेटिंग, रिस्क एनालिसिस, डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड रिपीट होता है। हर लूप में प्रोजेक्ट आगे बढ़ता है, मतलब रिपीटेड टाइम्स में ये प्रोजेक्ट बढ़ता रहता है आगे। इसके बाद आया कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, रिस्क ड्राइवन अप्रोच। हर साइकिल में रिस्क एनालिसिस कंपलसरी स्टेप है एंड वाटरफॉल प्लस प्रोटोटाइपिंग दोनों ही फीचर्स कंबाइन होते हैं इसमें। मल्टीपल इटरेशन यानी लूप्स, हर लूप में एक ज्यादा कंप्लीट वर्जन बनता जाता है। फ्लेक्सिबल, रिक्वायरमेंट चेंज होती है, अकोमोडेशन हर कर सकता है। टाइप एंड रीजन, विन विन स्पाइरल, विन विन स्पाइरल। पहला था कस्टमर कम्युनिकेशन रीजन। तो ये होता है कस्टमर और डेवलपमेंट के बीच में कम्युनिकेशन करने के लिए ये बनता है बीच में। प्लानिंग रीजन, रिसोर्स टाइमिंग, एंड टाइमलाइन एंड रिस्क डिफाइन करता है। रिस्क एनालिसिस डिफाइन, टेक्निकल और मैनेजमेंट रिस्क को एक्सेस करता है। एंड इंजीनियरिंग रीजन, एक या ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ एप्लीकेशन बिल्ड करता है। कंस्टेंट एंड रीयूज रिलीज रीजन, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, इंस्टॉलेशन एंड सपोर्ट में हेल्प करता है। कस्टमर एवोल्यूशन रीजन, कस्टमर फीडबैक लेना इंजीनियरिंग को प्रोटोटाइप आउटकम में हेल्प करता है। इसके एडवांटेज, हाई रिस्क प्रोजेक्ट के लिए बेस्ट सूटेड एंड रिस्क अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है एंड रिक्वायरमेंट को इटरेटिव रिफाइन किया जाता है एंड कस्टमर को हर साइकिल में इन्वॉल्व किया जा सकता है। लार्ज और कॉम्प्लेक्स सिस्टम के लिए कॉम्प्लेक्स और रोबस्ट अप्रोच करना कि इससे आपको ओके टाइम टू टाइम उसको यूजल कर पाओ मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए और मल्टीपल इन्वायरमेंट के लिए। तो सम डिसएडवांटेज, रिस्क एनालिसिस के लिए हाई स्किल्ड एंड एक्सपीरियंस एक्सपर्ट चाहिए होती है इसमें एंड प्रोसेस कॉम्प्लेक्स है और मैनेज करना डिफिकल्ट हो सकता है एंड कॉस्ट ज्यादा हो सकता है क्योंकि मल्टीपल इटरेशन की ज्यादा वजह से ज्यादा टाइम लगेगा एंड ज्यादा इटरेशन होगा। छोटे एंड सिंपल एंड लो रिस्क प्रोजेक्ट के लिए ओवर स्किल एंड कॉस्टली होता है ये। आप इसको हाईली प्रोजेक्ट के लिए यूज कर सकते हो। इसके एप्लीकेशन क्या होने वाले हैं? लार्ज स्केल, हाई रिस्क और मिशन क्रिटिकल सिस्टम यानी डिफेंस एंड एयर स्पेस सिस्टम के लिए आप इसको यूज कर सकते हो। प्रोजेक्ट जहां रिक्वायरमेंट्स इन्वॉल्व होती है वहां पे इसको हेल्प करते हो। नए एंड एवोल्यूशन टेक्नोलॉजी वाले प्रोजेक्ट्स जहां अनसर्टेनिटी हाई होती है वहां इसको आप यूज कर सकते हो। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है कंपोनेंट असेंबल मॉडल। इसकी डेफिनेशन होने वाली है क्या? कंपोनेंट असेंबल, समझ में ही आ रहा है कि मल्टीपल प्लेटफॉर्म को यूज करके एक मॉडल तैयार करना, असेंबल करना है। तो कंपोनेंट असेंबली मॉडल एक एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल है जिसमें सॉफ्टवेयर जहां से बने हुए रियूजेबल कंपोनेंट्स यानी सीओटीएस यानी कमर्शियल ऑफ द सेल या इन द हाउस लाइब्रेरी को असेंबल जोड़कर करके बनाया जाता है। इंस्टेंट को सब कुछ स्क्रैच से कोड करने के लिए। मतलब कंपोनेंट असेंबल से समझ में ये पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि इसमें अपन इनबिल्ट फंक्शन यूज करते हैं और उसको आगे बढ़ाते रहते हैं। इसका पर्पस क्या है? डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट रियूज करना एंड रियूजेबल कंपोनेंट को यूज करना। टेस्टेड एंड रिलायबल कंपोनेंट यूज करके ओवरऑल सॉफ्टवेयर क्वालिटी इंप्रूव करना। लार्ज सिस्टम्स को मॉड्यूलर तरीके से जल्दी असेंबल करना करके बनाया जाता है इसको। एंड वर्किंग कॉन्सेप्ट क्या है इसके? आइडेंटिफाई कैंडिडेट कंपोनेंट, रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर पॉसिबल रीयूजेबल कंपोनेंट आइडेंटिफाई होते हैं। एंड सर्च कंपोनेंट लाइब्रेरी, एग्जिस्टिंग लाइब्रेरी एंड रिपोजिटरी में मैचिंग कंपोनेंट्स ढूंढे जाते हैं। एक्सट्रैक्ट कंपोनेंट्स इफ अवेलेबल, मैच मिलने पर कंपोनेंट लाइब्रेरी से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। कंस्ट्रक्ट न्यू कंपोनेंट इफ यू आर नॉट पॉसिबल, अगर कंपोनेंट अवेलेबल नहीं है तो नया बनाया जाता है। पुट कंपोनेंट इन लाइब्रेरी, नया कंपोनेंट फ्यूचर यूज के लिए लाइब्रेरी में ऐड किया जाता है। बिल्ड एनथ इटरेशन फॉर सिस्टम, सब कंपोनेंट्स को असेंबल करके सिस्टम का इटरेशन बनाया जाता है। या साइकिल रिपीट होता है जब तक कंपोनेंट सिस्टम असेंबल नहीं हो जाता है। तो अपन इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। आइडेंटिफाई कंपोनेंट्स एंड सर्च लाइब्रेरी सर्च की जाती है, लाइब्रेरी है तो उसको यूज किया जाता है तो उसको नई बिल्ड की जाती है। एक्सट्रैक्ट एंड बिल्ड कंपोनेंट, उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड कंपोनेंट को बिल्ड करते जाते हैं और उसकी लाइब्रेरी को अपडेट करते जाते हैं धीरे। फिर सारे जो सिस्टम बन जाता है तो असेंबल किया जाता है और
उसकी जो फाइनल प्रोडक्ट था उसको आइडेंटिफाई किया जाता है रियल वर्ल्ड में टेस्टिंग के लिए या फिर कस्टमर फीडबैक दिया जाता है। तो दिस इज द डायग्राम ऑफ कंपोनेंट असेंबली मॉडल एंड रीयूजेबल कंपोनेंट लाइब्रेरी के थ्रू सिस्टम असेंबल होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो दिस इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। तो दिस इज सम फीचर्स। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच पर बेस होता है क्लासेस एंड कंपोनेंट के बेस पे, एंड रीयूजेबिलिटी कोर प्रिंसिपल है, और कंपोनेंट लाइब्रेरी का एक्सपीरियंस एसेंशियल होता है। इटरेशन सिस्टम इंक्रीमेंटल एंड कंपोनेंट जोड़कर बनता है इसमें। टाइप ऑफ कंपोनेंट यूज्ड सीओटीएस यानी कमर्शियल ऑफ द सेल एंड कंपोनेंट्स, थर्ड पार्टी वेंडर से रेडीमेड कंपोनेंट्स यूज किया जाता है और उसको असेंबल किया जाता है। इन हाउस रीयूजेबल कंपोनेंट ऑर्गेनाइजेशन की अपनी पुरानी प्रोजेक्ट्स के रीयूजेबल मॉडल होते हैं जिसमें आप इसमें यूज कर सकते हो। ओपन सोर्स कंपोनेंट्स फ्रीली अवेलेबल लाइब्रेरीज एंड फ्रेमवर्क होते हैं जिसको आप यूज करते हो। कुछ इसके आप समझ लेते हैं इसके एडवांटेज क्या है। डेवलपमेंट टाइम और कॉस्ट सिग्निफिकेंट कम हो जाता है। प्री टेस्टेड कंपोनेंट यूज होने से ड्यूरेबिलिटी एंड क्वालिटी हाई होती है। रीयूजेबिलिटी से ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है एंड मेंटेनेंस इजियर हो जाता है मॉड्यूलर स्ट्रक्चर की वजह से। डिस्कवर डिसएडवांटेज सुटेबल मैचिंग कंपोनेंट्स हमेशा अवेलेबल नहीं होता है, तो थर्ड पार्टी कंपोनेंट्स की रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी गारंटी नहीं होती है। इंटरफेस इंटीग्रेशन इश्यूज आ सकते हैं डिफरेंट कंपोनेंट के बीच में। कंपोनेंट लाइब्रेरी मेंटेन करना एक्स्ट्रा एफर्ट्स और कॉस्ट मांगता है। एप्लीकेशन लार्ज एंटरप्राइजेस सिस्टम जहां बहुत से कॉमन मॉड्यूल रीयूज हो सकते हैं। टीयूआई हेवीली एप्लीकेशन यानी बटन फॉर्म जैसे स्टैंडर्ड कंपोनेंट होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड रीयूजेबल कंपोनेंट ऑलरेडी बने हुए हैं, तो इसको यूज कर सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला हमारा आरओपी यानी रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस। इसको अपन यूज कर सकते हैं इसमें। डेफिनेशन आरयूपी यानी रेशनल यूनिफाइड प्रोसेस एक यूजर केस ड्राइवन आर्किटेक्चर सेंट्रिक एंड इटरेटिव और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर प्रोसेस का फ्रेमवर्क है जो रेशनल सॉफ्टवेयर यानी आईबीएम ने डेवलप किया है। ये यूएमएल यानी यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज का यूज करता है और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में 4 फेजेस में मल्टीपल डिसिप्लिनरी यानी वर्कफ्लो में ऑर्गेनाइज करता है। पर्पस क्या है इसका? लार्ज कॉम्प्लेक्स एंटरप्राइज लेवल के सॉफ्टवेयर को प्रोजेक्ट को स्ट्रक्चर तरीके से मैनेज करता है, जिसको अर्ली स्टेज में ही प्रोड्यूस करता है आर्किटेक्चर सेंट्रिक अप्रोच के साथ। स्टैंडर्डाइज रिपीटेबल और मेजरेबल प्रोसेस को प्रोवाइड करता है आपको। एंड वर्किंग कॉन्सेप्ट 4 फेज में डिवाइड होता है। टाइम डिसीजन लाइक इंसेप्शन, एलैबोरेशन, कंस्ट्रक्शन, ट्रांजिशन। तो पहला होता है बिजनेस केस बनाया जाता है जिसमें स्कोप डिफाइन किया जाता है और इसमें की रिस्क डिफाइन किए जाते हैं ऑलरेडी। एलिबरेशन होता है, सिस्टम आर्किटेक्ट डिजाइन होता है, मोस्ट रिस्की यूज केस के एनालिसिस होता है एंड डिटेल में प्लान बनाते हैं। कंस्ट्रक्शन एक्चुअल कोडिंग डेवलपमेंट होता है, अभी मतलब सभी रिमेनिंग कंपोनेंट्स को फीचर्स को बिल्ड किया जाता है ऑलरेडी बने हुए हैं। ट्रांजिशन प्रोडक्ट को यूजर के इन्वायरमेंट में डिप्लॉय किया जाता है और बीटा टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग और डीबग के लिए रखा जाता है जिससे यूजर अपनी फीडबैक दे सके एंड उसको मॉडल को ट्रेन कर सके, तो उसमें बग आ रहे हैं या फिर जो भी प्रॉब्लम आ रही है वो फिक्स हो सके। हर फिक्स के अंदर मल्टीपल इटरेशन होती हैं और हर इटरेशन में 9 कोर डिसिप्लिनरी वर्कफ्लो होते हैं लाइक बिजनेस मॉडलिंग, रिक्वायरमेंट एनालिसिस एंड डिजाइन, इम्प्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, डेवलपमेंट एंड कॉन्फ़िगरेशन, मैनेजमेंट, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एंड एनवायरनमेंट। अलग-अलग पोर्शन में परफॉर्म होते हैं, इसलिए आरयूपी को 2 डायमेंशनल प्रोसेस कहा जाता है। डायग्राम समझ सकते हो आप। इंसेप्शन में रिस्क मतलब कैलकुलेट किया जाता है कि आपके स्कोप कितना है इसका और रिस्क कितना होने वाला है। इलैबोरेशन में आपको डिफाइन किया जाता है कि इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होने वाला है। मोस्ट रिस्की जो पार्ट है उसको यूजर के डिफाइन किया जाता है। कंस्ट्रक्शन में कोडिंग पार्ट दिया जाता है। ट्रांजेक्शन में यूजर को डिप्लॉय किया जाता है प्रोजेक्ट कि वो कितना परफॉर्म करने वाला है मार्केट में और उसमें कौन-कौन सी दिक्कत आने वाली है। तो आप देख पा रहे हो आरयूपी को 4 फेज में डिवाइड किया गया है, 4 डायमेंशन। हर एक फेज के अंदर मल्टीपल इटरेशन फॉर फ्लो चलता रहता है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स यूज केस ड्राइवन डेवलपमेंट यूज केस यानी यूजर की फंक्शनैलिटी नीड से गाइड होता है एंड आर्किटेक्चर सेंट्रिक सिस्टम आर्किटेक्चर अर्ली ही डिफाइन किया जाता है जिससे स्टेबिलिटी की जाती है। एंड इटरेटिव और इंक्रीमेंटल हर इटरेशन एक एग्जीक्यूटेबल रिलीज देता है। रिस्क फोकस एलिमेंट को अर्ली फेज में ही एड्रेस किया जाता है जिससे सॉफ्टवेयर को नुकसान कम पहुंचता है। टाइप एंड डिसिप्लिनरी वर्कफ्लो बिजनेस मॉडलिंग रिक्वायरमेंट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ एंड आप समझते हैं एडवांटेज क्या है इसके। रिस्क अर्ली आइडेंटिफाई हो जाता है और आर्किटेक्चर सेंट्रिक अप्रोच की वजह से बन जाता है। इटरेटिव होने से चेंजेस अकोमोडेशन करना ईजी हो जाता है एंड यूएमएल यूज होने से डॉक्यूमेंटेशन और डिजाइन स्टैंडर्डाइज और क्लियर होता है। लार्ज टीम एंड प्रोजेक्ट्स के लिए वेल स्ट्रक्चर और स्केलेबल है। सम डिसएडवांटेज कॉम्प्लेक्स और लर्न करना डिफिकल्ट हो जाता है स्पेशली छोटी टीम्स के लिए क्योंकि इसका कोड इटरेटिव होता है एंड मल्टीपल डायमेंशन में यूज किया जाता है, तो इसमें बहुत डिफिकल्टी आती है छोटी टीम्स के लिए। इसमें मल्टीपल एक्सपीरियंस एंड बड़ी टीम चाहिए होती है। हैवी डॉक्यूमेंटेशन और टूल रैशनल टूल्स रिक्वायर होते हैं जो कॉस्टली प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ा देता है। छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए ओवरहेड ज़्यादा है और इम्प्रैक्टिकल है। टीम्स को यूएमएल और आरयूपी कॉन्सेप्ट में ट्रेन होना जरूरी है। एप्लीकेशन
लार्ज स्केल एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम, प्रोजेक्ट जहां आर्किटेक्चर स्टेबल और रिस्क मैनेजमेंट क्रिटिकल हो जाता है। ऑर्गेनाइजेशन जो यूएमएल बेस्ड रिमॉडलिंग ऑलरेडी यूज करती हैं, तो उसे बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है इस मॉडल को यूज करना। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइक एगिली प्रोसेस। डेफिनेशन होती है, एगिली प्रोसेस एक इटरेटिव और इंक्रीमेंटल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोच है जो एगिली मैनिफेस्टो यानी 2001 के प्रिंसिपल पर बेस्ड है, जिसमें इंडिविजुअल और इंटरेक्शन एंड वर्किंग सॉफ्टवेयर, कस्टमर कोलैबोरेशन और चेंज का रिस्पॉन्स, इन सबको फॉर्मल प्रोसेस और रिजिड प्लान से ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। पर्पस फास्ट चार्जिंग रिक्वायरमेंट वाले प्रोजेक्ट में फ्लेक्सिबिलिटी देना, कस्टमर को कंटिन्यूसली इन्वॉल्व करके वर्किंग सॉफ्टवेयर फ्रिक्वेंटली डिलीवर करना, टीम कोलैबोरेशन और अडेप्टेबिलिटी को मैक्सिमाइज करना। ये पर्पस वर्किंग कॉन्सेप्ट, पूरे प्रोजेक्ट को छोटी छोटी स्प्रिट इटरेशन यूजुअली 1 to 4 वीक्स में डिवाइड कर किया जाता है और हर स्प्रिट अपना एक मिनी साइकिल फॉलो करता है। वो मिनी साइकिल क्या है? रिक्वायरमेंट एंड बैकलॉग गैदरिंग, यानी प्रोडक्ट बैकलॉग विजुअलाइजेशन बनाया जाता है, प्रायोरिटी किया जाता है। स्प्रिट प्लानिंग, बैकलॉग से टीम आइटम ज़्यादा सेलेक्ट किए जाते हैं और स्प्रिट के गोल डिसाइड होता है कि उसे कितने दिन में कितना प्रोजेक्ट को डेवलप करना है। डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट, टीम अन फीचर पर काम करती है, डेली स्टैंड अप मीटिंग होती है जिसमें ये डिसाइड किया जाता है कि प्रोजेक्ट को किस तरीके से डेवलप किया जा रहा है, क्या इंप्रूवमेंट आ रहा है, कौन से पार्ट्स में कितना टाइम देना है और कौन सी टीम को भेजना है। एंड टेस्टिंग, कंटिन्यूस टेस्टिंग होती है डेवलपमेंट के साथ साथ ही कंटिन्यूस इंटीग्रेशन। कंटिन्यूस टेस्टिंग होने के बाद कि आप प्रोडक्ट कंप्लीट होने के पहले ही उसको टेस्ट कर रहे हैं, तो इसमें कॉस्ट बढ़ जाती है और आपका टाइम डिलीवरी टाइम भी बढ़ जाता है उसमें। रिव्यू एंड रिस्पेक्टिव रिप्रेजेंट एंड टू डेमो कस्टमर को दिखाया जाता है, टीम अपना प्रोसेस भी रिव्यू करती है इंप्रूवमेंट के लिए। ये साइकिल रिपीट होता है और हर स्प्रिट के बाद एक वर्किंग एंड पोटेंशियली शिपेबल इंक्रीमेंट मिलता है। बैकलॉग प्लानिंग एंड डिजाइन डेवलपमेंट, दिस इज लाइफ साइकिल ऑफ दिस प्रोजेक्ट, यानी स्प्रिट 1 to 4 वीक स्प्रिट। तो कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स और 4 कोर वैल्यूज लाइक इंडिविजुअल और इंटरेक्शन ओवर प्रोसेस को टूल है, एंड वर्किंग सॉफ्टवेयर ओवर कॉम्प्रहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन यूज करता है, कस्टमर कोलैबोरेशन और ओवर कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन, रिस्पॉन्स टू चेंज ओवर फॉलोइंग ए फिक्स प्लान। टाइप्स ऑफ अलाइन मेथोलॉजी, स्क्रम, स्प्रिंट बेस्ड स्क्रम मास्टर प्लस प्रोडक्ट ओनर और डेवऑप्स टीम यूज रोल डेली स्टैंड अप करती हैं, तो मीटिंग होती है उन लोगों की। एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग, पेयर प्रोग्रामिंग, टीडीटी यानी टेस्ट ड्राइवन डेवलपमेंट एंड कंटिन्यूअसली इंटीग्रेशन। कंबन, विजुअल बोर्ड यानी टू डू एंड डूइंग डन भी कंटिन्यूस फ्लो करता रहता है। क्रिस्टल, लॉन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, फीचर ड्राइवन डेवलपमेंट, एफडीडी, अनाया अलग वेरिएंट है। एडवांटेज, चेंजिंग रिक्वायरमेंट को फ्लेक्सिबिलिटी अकोमोडेशन करता है एंड फ्रिक्वेंटली वर्किंग सॉफ्टवेयर डिलीवर होता है। अर्ली कस्टमर फीडबैक मिलता है, जिससे क्या है कि प्रोडक्ट को डेवलपमेंट में हेल्प होती है। कस्टमर और डेवलपर के बीच में कंटिन्यूस कोलैबोरेशन होता रहता है इसमें, जिससे क्या है कि जो प्रोडक्ट में इंप्रूवमेंट होना है तो वो पता चलता रहता है डेवलपर को, तो वो कंटिन्यूस हेल्प करता है, जिससे कॉस्टिंग और टाइम डिलीवरिंग टाइम बढ़ जाता है। रिस्क छोटे स्प्लिट में ही डिवाइड होने के मैनेज मैनेज हो जाता है, जिससे क्या है बाद में जो एंड प्रोडक्ट होता है उसमें दिक्कत नहीं आती। डिसएडवांटेज, डॉक्यूमेंटेशन कम होती है, लॉन्ग टर्म मेंटेनेंस के इशू हो सकता है, बड़े डिस्ट्रीब्यूटेड टीम में कोऑर्डिनेशन चैलेंजिंग है, फिक्स बजट स्कोप वाले कॉन्ट्रैक्ट के लिए एस्टिमेट करना डिफिकल्ट है, एंड हाईली सेल्फ मोटिवेटेड और एक्सपीरियंस टीम चाहिए जिसमें सक्सेस के लिए, क्योंकि आप मल्टीपल इटरेशन होता है एंड यूजर एंड डेवलपर का कंटिन्यूअस कोलैबोरेशन होता रहता है, तो इसमें हर मोमेंट पे अच्छी परफेक्ट बनाया जाता है कि बाद में दिक्कत ना आए। एप्लीकेशन क्या है? स्टार्टअप और प्रोडक्ट जहाँ रिक्वायरमेंट फ्रिक्वेंटली इन्वॉल्व होती है वहाँ इसको यूज कर सकते हैं। वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशन जहाँ फास्ट रिलीज साइकिल हो चाहिए वहाँ यूज कर सकते हैं, एंड प्रोडक्ट जहाँ कंटिन्यूसली कस्टमर फीडबैक क्रिटिकल होता रहता है उसके लिए वहाँ आप यूज कर सकते हो इसको। फिर नेक्स्ट टॉपिक हमारे वाला है सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन और इम्प्रूवमेंट। तो इसकी डेफिनेशन समझते हैं। प्रोसेस कस्टमाइजेशन, किसी स्टैंडर्ड एंड जेनेरिक सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल को स्पेसिफिक प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइजेशन या डोमेन की नीड्स के हिसाब से मॉडिफाई एंड अडॉप्ट करना। सॉफ्टवेयर प्रोसेस इम्प्रूवमेंट यानी एसपीआई, ऑर्गेनाइजेशन को एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर प्रोसेस में सिस्टमेटिकली एनालाइज करने, उसकी वीकनेस आइडेंटिफाई करके यूजर कंटिन्यूसली बेटर बनाए की एक्टिविटी होती है। पर्पस एक ही प्रोसेस हर प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन के लिए फिट नहीं होता। कस्टमाइजेशन से रिलेवेंट बढ़ती है एंड एसआईपी से प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इंप्रूव होती है और कॉस्ट टाइम रिड्यूस होता है। इससे हमारे प्रोजेक्ट को मतलब कम टाइम में डिलीवर हो जाता है एंड कॉस्ट एफिशिएंसी भी कम आती है। वर्किंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोजेक्ट कस्टमाइजेशन, प्रोजेक्ट की नेचर, साइज, कॉम्प्लेक्सिटी, रिस्क, डोमेन एनालाइज किया जाता है एंड स्टैंडर्ड प्रोसेस मॉडल जिससे वाटरफॉल एंड एलआई मॉडल काम करते हैं, रेलेवेंट एक्टिविटी सेलेक्ट की जाती है। एक्स्ट्रा अननेसेसरी स्टेप्स रिमूव या सिंप्लिसिटी किए जाते हैं और प्रोजेक्ट स्पेसिफिक स्टेप ऐड होते हैं। टीम्स स्किल, टूल्स और ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के हिसाब से ही प्रोसेस टेलर किया जाता है। वर्किंग वर्किंग कॉन्सेप्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट, टिपिकली साइकिल, प्रोसेस असेसमेंट,
करंट प्रोसेस की स्ट्रेंथ वीकनेस एवेल्यूएट की जाती है, जैसे CMMS CSIPCE सेट इम्प्रूवमेंट गोल, क्या इम्प्रूवमेंट करना है, क्वालिटी, स्पीड एंड कॉस्ट डिसाइड किया जाता है। प्लान एंड इम्प्लीमेंट चेंज, न्यू प्रैक्टिस टूल्स में या ट्रेनिंग इंट्रोड्यूस की जाती है एंड मॉनिटर एंड मेजर, मैट्रिक के थ्रू इम्प्रूवमेंट का इम्पैक्ट मेजर किया जाता है। कंटिन्यूअस फीडबैक लूप, रिजल्ट के बेसिस पर प्रोसेस को बार बार डिफाइन किया जाता है एंड प्लान टू डू चेक एंड PDC साइकिल जैसे। इसमें क्या होता है, एसएस प्रोडक्ट में एक लाइफ साइकिल कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट PDC एक काम करता है, जिसमें सेट गोल सेट किया जाता है ऑलरेडी एंड उसका प्लान एंड इम्प्लीमेंटेशन होता है। देन उसके बाद उसमें मॉनिटरिंग एंड मेजर डिप्लॉयमेंट होने के बाद उसे मॉनिटर और मेजरिंग के लिए भेजा जाता है और कंटिन्यूअसली लाइफ साइकिल चलता रहता है, जिससे प्रोडक्ट कहीं भी अगर उसमें कोई बग आता है या फिर कोई प्रॉब्लम आती है, यूजर इंटरसेप्शन नहीं हो पाता है, उसमें हेल्प करता है। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक एंड फीचर्स, कंटिन्यूअसली और ऑनगोइंग एक्टिविटी है जो वन टाइम नहीं है, डेटा मैट्रिक ड्राइवन डिसीजन मेकिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन वाइड कल्चर चेंज इन्वॉल्व करता है, जो सिर्फ टूल चेंज नहीं है। स्टैंडर्ड मॉडल एंड CMM ISO या 6 सिग्मा से गाइड होता है। टाइप ऑफ एन अप्रोच, टॉप डाउन मॉडल है, जिसमें मैं बताया था कोई वाटरफॉल मॉडल को फॉलो करता है, तो टॉप डाउन मॉडल है, मॉडल बेसिस है। तो CMM एंड CMMI ISO 9000 बेसिस एस्टेब्लिश फ्रेमवर्क को फॉलो करता है। बॉटम अप प्रैक्टिकल बेस, छोटी टीम अपने एक्सपीरियंस से बेस्ट प्रैक्टिस डेवलप करती है और ग्रेजुअली स्केल करती हैं। टेलरिंग या कस्टमाइजेशन, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक एडेप्टेशन और स्टैंडर्ड प्रोसेस होते हैं। एडवांस, प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन एफिशिएंसी बढ़ाती है कस्टमर कस्टमाइजेशन के से। लॉन्ग टर्म में क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होती है SIP के थ्रू। डिफेक्ट रेट और रिवर्क काम होता है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन और ऑर्गेनाइजेशन रिपुटेशन इंप्रूव होती है। सम डिसएडवांटेज, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट कमिटमेंट चाहिए एंड एम्प्लॉय रेजिस्टेंस कर सकते हैं नए प्रोसेस को अगेंस्ट। गलत कस्टमाइजेशन से प्रोसेस इनकंसिस्टेंट हो सकता है, रिजल्ट तुरंत नहीं दिखते, इंप्रूवमेंट ग्रेजुअली होता रहता है, तो एक बार प्रोडक्ट डेवलप होने के बाद आपको सब कुछ दिखने लगता है। तो सम एप्लीकेशन IT कंपनी में जो क्वालिटी सर्टिफिकेशन है CMMI या ISO अचीव करना होता है, एंड ऑर्गेनाइजेशन जहाँ रिपीटेड प्रोजेक्ट होते हैं और कंसिस्टेंसी इम्प्रूवमेंट होती है, वहाँ यूज कर सकते हैं इसको। मल्टीपल टीम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एनवायरनमेंट जहाँ स्टैंडर्डाइजेशन जरूरी होता है, वहाँ आप इसको यूज कर सकते हैं। CMM आपने बार बार सुना हुआ नाम CMM, कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल। डेफिनेशन CMM यानी कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट कार्नेगी मॉलन यूनिवर्सिटी द्वारा डेवलप किया गया था। एक फ्रेमवर्क और मॉडल है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन की सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस की मैच्योरिटी यानी कितनी ऑर्गेनाइज, कंसिस्टेंसी और प्रोडक्टिबिलिटी है, जो मेजर कर और इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूज होता है। पर्पस का क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की करंट प्रोसेस कैपेबिलिटी को एसेस एंड बेंचमार्क करना, सॉफ्टवेयर प्रोसेस को सिस्टमैटिकली इंप्रूव करना और रोड मैप देना। क्लाइंट एंड कस्टमर को ऑर्गेनाइजेशन की रिलायबिलिटी और प्रूफ देना, सर्टिफिकेशन जैसे। वर्कफ्लो क्या होता है इसका, CMM ऑर्गेनाइजेशन को 5 सिक्वेंशियल या मैच्योरिटी लेवल में क्लासिफाई करता है। हर लेवल की प्रोसेस एरिया यानी KPAs डिफाइन करता है, जो अगली लेवल तक पहुंचने के लिए अचीव करनी होती है। ऑर्गेनाइजेशन स्टेप बाय स्टेप लोअर से हायर लेवल तक इंप्रूव होता है। डायग्राम, लेवल 1 यानी इनिशियल फेज एंड लेवल 2 रिपीटेबल एंड लेवल 3 डिफाइन एंड लेवल 4 मैनेज्ड एंड लेवल 5 ऑप्टिमाइज। तो CMM के लिए 5 मैच्योरिटी लेवल्स हैं, इनिशियल से ऑप्टिमाइज तक प्रोग्रेसिव इंप्रूवमेंट के लिए। कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, स्टेज एंड सीक्वेंशियल मॉडल, एक लेवल स्किप नहीं कर सकते आप। हर लेवल पे अपने लिए एक प्रोसेस है, मतलब की प्रोसेस एरिया है जो होते हैं एंड प्रोसेस फोकस है जो टूल टेक्नोलॉजी एंड फोकस्ड नहीं है। असेसमेंट और अप्रेजल जैसे SCAMP के थ्रू लेवल डिटरमाइन होता है। दिस इज 5 मैच्योरिटी लेवल्स। तो लेवल 1 इनिशियल, प्रोसेस एड हॉक और चौथी होता है, जो सक्सेसिव इंडिविजुअल एफर्ट्स पर डिपेंड करता है, कोई डिफाइंड प्रोसेस नहीं है या अनरियलिस्टिक रिजल्ट नहीं देता है। लेवल 2 रिपीटेबल, बेसिक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिस स्टेबलिश हो जाती है, कॉस्ट शेड्यूल रिक्वायरमेंट एंड ट्रैक होते हैं। पहले सक्सेसफुल प्रोजेक्ट रिपीट किया जा सकता है। डिफाइन प्रोसेस ऑर्गेनाइजेशन वाइड स्टैंडर्डाइज और डॉक्यूमेंटेशन होता है, सभी प्रोजेक्ट्स की ISI स्टैंडर्ड प्रोसेस को कस्टमाइज करने का फॉलो किया जाता है। लेवल 4 मैनेज, प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी को क्वांटिटेटिवली मेजर किया जाता है एंड मैट्रिक्स बेस्ड प्रिडिक्टेबल और कंट्रोल परफॉर्मेंस दी जाती है। लेवल 5 ऑप्टिमाइज, कंटिन्यूसली प्रोसेस इंप्रूवमेंट होती है, क्वांटिटेटिव फीडबैक और इनोवेटिव आइडियाज टेक्नोलॉजी के थ्रू फोकस डिफेक्ट प्रिवेंशन पर होता है। एडवांटेज, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस में मैच्योरिटी का क्लियर एंड स्टैंडर्डाइज एंड मेजरमेंट मिलता है, क्वालिटी और प्रिडिक्टेबिलिटी इंप्रूव होती है हायर लेवल पर।
कस्टमर कॉन्फिडेंस और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज कॉन्ट्रैक्ट बढ़ाते हैं। कंटिन्यूअसली इंप्रूवमेंट की कल्चर बिल्ड होता है, जिससे प्रोडक्ट हाईली स्केलेबल और मेंटेनेबल बनता है, जिससे आपको कहीं भी यूज कर सकते हो। सम डिसएडवांटेज, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम कंज्यूमर और कॉस्ट होती है, जो असेसमेंट, ट्रेनिंग एंड डॉक्यूमेंटेशन में लगती है। बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन हैवी हो सकता है, छोटी टीम्स के लिए ये बर्डन बन जाता है और उसको मैनेज नहीं किया जाता है, तो इसलिए लार्ज अमाउंट ऑफ टीम चाहिए होती है जो इसको यूज करती है। रिजिड फ्रेमवर्क, क्रिएटिविटी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो सकती है अगर सिर्फ कंप्लायंस के लिए फॉलो किया जाए तो, क्योंकि आपको फिक्स, आपने पहले ही प्रोजेक्ट को फिक्स कर दिया कि उसमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये एक रिजिड फ्रेमवर्क बन जाता है। हायर लेवल अचीव करने के लिए स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट कम्युनिटी जरूरी होती है। सम एप्लीकेशन, लार्ज सॉफ्टवेयर कंपनी जो गवर्नमेंट और इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिड करती हैं, उसमें आप हेल्प कर सकते हो। आउटसोर्सिंग एंड आईटी सर्विसेज कंपनी जो अपनी क्रेडिबिलिटी इंप्रूव करना चाहती हैं, वहाँ आप इस कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन जो अपनी इंटरनल प्रोसेस एंड मैच्योरिटी बेंचमार्क करना चाहती हैं, वहाँ कर सकते हो आप। नोट्स, सीएमएम वर्सेस सीएमएमआई, तो कैपेबिलिटी मैच्योरिटी मॉडल इंटीग्रेशन एंड सीएमएम का अपडेटेड सक्सेसर वर्जन है, जो सॉफ्टवेयर के साथ हार्डवेयर सिस्टम इंजीनियरिंग और मल्टीपल डिसिप्लिनरी को भी कवर करता है। तो चलिए समझते हैं नेक्स्ट टॉपिक को। ये टॉपिक होने वाला हमारा प्रोडक्ट और प्रोसेस मैट्रिक्स। तो चलिए इसमें डेफिनेशन क्या होती है इसकी। सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स एक क्वांटिटेटिव मेजर है जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स की किसी प्रॉपर्टी या प्रोसेस की किसी एट्रीब्यूट को मेजर करता है। प्रोडक्ट मैट्रिक्स सॉफ्टवेयर के डिलीवरेबल इन साइज, कॉम्प्लेक्सिटी एंड क्वांटिटी को मेजर करता है, जबकि प्रोसेस मैट्रिक्स डेवलपमेंट प्रोसेस की इफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को मेजर करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसका पर्पस क्या है? सॉफ्टवेयर क्वालिटी को एडजस्ट ऑब्जेक्टिवली असेस करना, सिर्फ अजम्पशन से नहीं, मतलब क्वालिटी के थ्रू। प्रोजेक्ट प्रोसेस कॉस्ट और शेड्यूल को ट्रैक एंड प्रोजेक्ट करता है। प्रोसेस इंप्रूवमेंट में डिसीजन डेटा ड्राइवन बनाता है एंड रिस्क एरिया को पोटेंशियली डिफेक्ट को अर्ली स्टेज पर ही आइडेंटिफाई कर लेता है, जिससे प्रोडक्ट पहले दिन से ही इंप्रूवमेंट हो सकता है, क्योंकि इसमें डेवलपमेंट एंड जो कस्टमर का होता है, इंटरेक्शन होता रहता है, टीमिंग होती है, कोलैबोरेशन रहता है, जिससे छोटे स्मॉल पार्ट में ही इनको इंप्रूव कर दिया जाता है। वर्किंग इन कॉन्सेप्ट, मैट्रिक्स कोलैबोरेशन डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये हर फेज में छोटी है, रिक्वायरमेंट्स से मेंटेनेंस तक। रॉ डेटा कलेक्शन की जाती है, जो जैसे एलओसी, इफेक्ट काउंट, टाइम स्पेंड। यूएस डेटा यूज मीनिंगफुल, मेजरेबल एंड इंडिकेटर कैलकुलेट किया जाता है, जिससे डिफेक्ट डेंसिटी एंड प्रोडक्टिविटी रेट बढ़ जाता है। इन मेजर को हिस्टोरिकल डेटा बेंचमार्क से कंपेयर करके डिसीजन लिए जाते हैं कि क्वालिटी अच्छी है या नहीं, प्रोसेस इंप्रूव करना यह है या नहीं। जैसे डायग्राम, कलेक्ट रॉ डेटा एंड कंप्यूटर मैट्रिक्स, कंप्यूट मैट्रिक्स, एनालाइज एंड कंपेयर एंड टेक डिसीजन एक्शन। क्या करना है? तो टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, प्रोडक्ट मैट्रिक्स, साइज ओरिएंटेड मैट्रिक्स, एलओसी लाइन ऑफ कोड के बेसिस पर एरर के एलओसी, कॉस्ट के एलओसी एंड डिफेक्ट के एलओसी, डॉक्यूमेंटेशन पेज के एलओसी। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, फंक्शन पॉइंट यानी एफपी एनालिसिस, सॉफ्टवेयर की फंक्शनलिटी, इनपुट आउटपुट, इंक्वायरीज, फाइल्स एंड इंटरफेस के बेसिस पर मेजरेबल लैंग्वेज इंडिपेंडेंट होता है। कॉम्प्लेक्सिटी मैट्रिक्स, जैसे मैकऑप्स, साइक्लोमैट्रिक्स कॉम्प्लेक्सिटी, कोड की लॉजिकल कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करता है। क्वालिटी मैट्रिक्स, डिफेक्ट डेंसिटी एंड रिलायबिलिटी मेंटेनेबिलिटी इंडेक्स। टाइप एंड कॉम्प्लेक्स टाइप्स एंड कंपोनेंट्स, प्रोसेस मैट्रिक्स, एफर्ट्स कॉस्ट मैट्रिक्स, पर्सन मंथ्स कॉस्ट पर फीचर्स। शेड्यूल मैट्रिक्स, एक्चुअल वर्सेस प्लान टाइम, माइलस्टोन कंप्लीशन रेट एंड क्वालिटी। डिफेक्ट मैट्रिक्स, डिफेक्ट रिन्यूअल एफिशिएंसी वर्सेस डिफेक्ट फाउंड पर फेज। प्रोडक्टिविटी मैट्रिक्स, एलओसी पर मंथ एंड एफपी पर मंथ। एडवांटेज, ऑब्जेक्ट डेटा बेस्ड डिसीजन मेकिंग पॉसिबल होती है एंड प्रोजेक्ट की प्रोसेस और हेल्थ एक्यूरेसी ट्रैक हो सकती है। पीक एरिया एंड बॉटलनेक्स अर्ली आइडेंटिफाई हो जाते हैं, जिससे प्रोडक्ट को इंप्रूवमेंट किया जाता है। हिस्टोरिकल डेटा फ्यूचर प्रोजेक्ट एस्टिमेट में यूज करता है, जिससे अपन को कंपेयर कर सकते हैं कि इसमें कोई इंप्रूवमेंट करना है या फिर इसमें कुछ ऐड ऑन करना है। सम डिसएडवांटेज, गलत मैट्रिक्स चूज करने से माइलस्टोन कंक्लूजन बन सकता है। डेटा कलेक्शन का एक्स्ट्रा ओवरहेड एफर्ट्स लगता है। सिर्फ नंबर पर फोकस करने से क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट्स जैसे यूएक्स इग्नोर हो सकते हैं। मैट्रिक्स को मैनिपुलेट गेम किया जा सकता है, जैसे सिर्फ एलओसी बढ़ाना बिना क्वालिटी के। एप्लीकेशन, प्रोजेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्ट, एफर्ट्स एंड शेड्यूल के लिए। सॉफ्टवेयर क्वालिटी अजम्पशंस और टेस्टिंग एफिशिएंसी मेजर करने के लिए। प्रोसेस इंप्रूवमेंट इटरेटिव, जैसे सीएमएम असेसमेंट के लिए बेसलाइन डेटा लेना। ऑर्गेनाइजेशन में बेंचमार्किंग और परफॉर्मेंस को कंपैरिजन करने के लिए इसको यूज कर सकते हैं। तो आपके सारे टॉपिक खत्म हो चुके हैं, तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने किस तरीके से सारे एक्सप्लेन करे। तो एक बार आपको मैं दिखा देता हूँ कि आपने कौन कौन से टॉपिक कवर करे। हमने हमने पहले प्रोजेक्ट में सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स और प्रोसेस की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन किया। सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स को जाना कि मॉडल्स क्या होते हैं, ओवरव्यू जाना उनका।
तो क्या पहला मॉडल होता है लीनियर सीक्वेंशियल मॉडल यानी वाटरफॉल मॉडल। मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे काम करता है, अप टू डाउन काम करता है, इसमें बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं होता है। प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है? प्रोटोटाइपिंग मॉडल होता है कि मॉडल बनने से पहले उस प्रोटोटाइप तैयार छोटे पार्ट में प्रोटोटाइप तैयार कर ले जाते हैं। रॉ मतलब एक स्केलेटन बना लेता था, उसके बाद ही उसमें बाद में उसको मतलब प्रॉपर तरीके से डेवलपमेंट किया जाता है, उसको डिप्लॉय किया जाता है। आरएडी मॉडल रैपिड एप्लीकेशन मॉडल डेवलपमेंट, इसमें मल्टीपल टाइप्स में इसको बांट दिया जाता है और जल्दी-जल्दी डेवलप किया जाता है, जिससे क्या है कि आपकी डिलीवरी टाइम बड़ा कम हो जाता है। एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल एंड एवोल्यूशन प्रोसेस मॉडल यानी स्पाइरल मॉडल एंड कंपोनेंट असेंबली मॉडल, इसमें हमने ये पढ़ा। आरयूपी एंड रैशनल यूनिफाइड प्रोसेस भी पढ़ा। अलाइल प्रोसेस भी पढ़ा। सॉफ्टवेयर प्रोसेस कस्टमाइजेशन और इंप्रूवमेंट भी पढ़ा। सीएमएम कैपेबिलिटी मैच्योरिटी लेवल भी पढ़ा एंड प्रोडक्ट और प्रोसेस मैट्रिक्स भी पढ़ा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा और हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, दूसरे जरूर शेयर करें। और मैंने ये सारी अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में जाके आयुष सर से बात कर सकते हो, वो आपको नोट्स प्रोवाइड करा देंगे। एंड बहुत ही अच्छा है। तो अब हमारी अभी ये पहली यूनिट है एंड हम अभी दूसरी यूनिट भी आज बहुत जल्दी आने वाले हैं। तो बस स्टे ट्यून, स्टे हैप्पी, अपनी एग्जाम की तैयारी करिए, ठीक है? मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपका 80% पेपर इसी नोट से आएगा। आप अगर अच्छे से पढ़ लेते हो तो कहीं से बाहर से आके पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हैव अ नाइस डे।